पिछली वाली क्लास में विद्यार्थियों हमने अलंकार जो है उसमें अनुप्रास अलंकार के जो 4 भेद होते हैं तो हमने 2 भेद उसके पढ़ लिए थे। आज हम बात करते हैं श्रुत्यानुप्रास जो कि तीसरा भेद है। आज जो अनुप्रास अलंकार का तीसरा जो भेद है श्रुत्यानुप्रास उसकी बात करते हैं कि जब श्रुति की आवृत्ति हो, श्रुति का मतलब होता है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ। जब श्रुति की आवृत्ति हो, जब श्रुति की आवृत्ति हो अर्थात कंठ, तालु, मूर्धा एवं कंठ, तालु अर्थात कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठम। जब श्रुति की आवृत्ति हो अर्थात कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ तो आदि स्थानों से उच्चारित होने वाले जो बहुत से वर्ण हैं उनका प्रयोग किया जाता है। आदि स्थानों से उच्चारित होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाता है, वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। तो हमने इसकी परिभाषा क्या देखी कि जब श्रुति की आवृत्ति हो, श्रुति का मतलब होता है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ आदि स्थानों से जो उच्चारित होने वाले बहुत से वर्णों का जब प्रयोग किया जाए तो वहां पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो ये जो कंठ का मतलब ऐसे वर्ण जिनका उपयोग कंठ के माध्यम से किया जाए, तालु के माध्यम से किया जाए, मूर्धा के माध्यम से, दंत के माध्यम से या फिर ओष्ठ के माध्यम से। तो इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे, दिनांत था दीनानाथ डूबते, दिनांत था दीननाथ डूबते, दीननाथ डूबते। जैसे विद्यार्थियों ये एक एग्जाम्पल है, दिनांत था, दिन का अंत था, दीननाथ डूबते। तो इस काव्य में एक ही उच्चारण स्थान जो है वो दंत का प्रयोग किया गया है। एक ही उच्चारण स्थान किसका प्रयोग हुआ है यहाँ पे? दंत का। दंत में कौन कौन से आ गए? एक तो द, एक न, द, न, त और थ। तो ये जो वर्ण है द, न, त, थ, इसमें हमारी जो जीभ है द, न, त, थ, हमारी जो जीभ है वो दांतों को स्पर्श कर रही है। तो ये कौन सा वर्ण, ये वर्ण जो हो गए वो कौन से किसके अंतर्गत आ गए? दंत वर्णों के अनुसार आ गए। उसी प्रकार कुछ ऐसे वाक्य हों जिसमें कंठ मतलब ऐसे वर्ण आएंगे जिसमें केवल कंठ का प्रयोग किया जाएगा, कुछ ऐसे वर्ण आएंगे जिसमें तालु का प्रयोग किया जाएगा, कुछ ऐसे होंगे जिनमें मूर्धा का भी, मतलब पूरा का पूरा जो वाक्य है वो अगर कंठ के माध्यम से एक दो वर्ण आ रहे हैं तो पूरा का पूरा जो वाक्य है वो कंठ के आधार पर स्पष्ट होगा। जैसे ये जो वाक्य है दीनांत था दीननाथ डूबते, ये किसके ऊपर आधारित हो रहा है? दंत के ऊपर। द, न, त, थ। तो हमारी जो जीभ है वो किसको स्पर्श कर रही है? दांतों को
स्पर्श कर रही है। आगे हमें इसी में देखते हैं कि चौथा जो मतलब है अनुप्रास अलंकार का जो चौथा भेद है उसकी चर्चा करते हैं, उसका नाम है अंत्यानुप्रास अलंकार। चौथा जो है वह है अंत्यानुप्रास। ये अनुप्रास अलंकार का चौथा भेद है जिसका नाम है अंत्यानुप्रास। चौथा जो अलंकार अनुप्रास अलंकार का जो चौथा भेद है उसका नाम है अंत्यानुप्रास। यानी कि इसमें क्या देखेंगे कि छंद की जो पंक्ति होती है, छंद की पंक्ति के अंतिम स्वरों या वर्णों की समानता को, छंद की पंक्ति के अंतिम स्वरों, छंद की पंक्ति के अंतिम स्वरों या वर्णों की समानता को। इसमें हमने देखा कि छंद की पंक्ति के अंतिम स्वरों या वर्णों की समानता को अंत्यानुप्रास अलंकार कहेंगे। अंत्यानुप्रास कहते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि छंद की पंक्ति के अंतिम स्वर होंगे या फिर वर्ण होंगे, उनकी समानता को अंत्यानुप्रास कहते हैं। यानी कि इसमें तुकबंदी होगी, इनमें वर्णों की समानता या तुकबंदी का रूप मिलेगा। इसमें क्या होगा, वर्णों की समानता या तुकबंदी मिलेगी। इसमें क्या मिलेगा, या तो वर्णों की समानता होगी या तुकबंदी मिलेगी। इस कारण इसको तुकांत भी कहते हैं, इसलिए इसे तुकांत भी कहा जाता है। तुकांत भी कहा जाता है। तो इसमें हमने क्या देखा, छंद की पंक्ति के या तो अंतिम स्वरों के वर्णों की समानता मिलेगी, उसको हम अंत्यानुप्रास कहेंगे, और वर्णों की समानता और तुकबंदी दोनों मिलेगी, इसलिए इसको हम तुकांत के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जैसे ही हमारा वाक्य पूरा होगा उसके अंत में तुकबंदी होगी। कैसे होगी, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमें देखते हैं। जैसे नंबर 1 एग्जाम्पल देखें, बूंदेले हर बोलो के मुंह, बूंदेले हर बोलो के मुंह है, बूंदेले हर बोलो के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो विद्यार्थियों, उसमें रानी थी, कहानी थी, ये क्या हो रहा है, तुकबंदी हो रही है। और ये कहानी थी, रानी थी, इसको किसके नाम से जानते हैं, तुकांत के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा कि बूंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें रानी थी, कहानी थी आदि में क्या है, समानता होने के कारण, तुकबंदी होने के कारण यहाँ पे कौन सा अलंकार आ रहा है, अंत्यानुप्रास अलंकार आ रहा है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल इसका देखते हैं, तज कर। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे, तज प्राणों, तज कर नहीं, तज प्राणों का मोह है, तज प्राणों का मोह है, तज यानी छोड़ देना, प्राणों यानी अपने प्राणों का, मोह है, तज प्राणों का मोह है, आज सब मिलकर आओ,
आज सब मिलकर आओ। तज प्राणों का मोह आज सब मिलकर आओ, मातृभूमि के लिए बंधुवर, मातृभूमि के लिए बंधुवर। अलग है, अलग जगह। मातृभूमि के लिए बंधुवर अलग है जगह। तो ये जो दोहा है इसमें देशभक्ति की शिक्षा मिल रही है कि अपने प्राणों का मोह त्याग करके आज सब मिलकर के एकजुट होकर के हमें आगे आना है और अपनी मातृभूमि के आन बान शान के लिए अगर हमारे प्राण भी चले जाएं तो हमें कोई गर्व, हमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। तो विद्यार्थियों इसमें है मिलकर आओ अलग जगाओ। तुकबंदी हो गई तो यहाँ पे क्या हो गया, तुकांत हो गया। और ये तुकबंदी होते ही कौन सा अलंकार हो गया, अंत्यानुप्रास अलंकार हो गया। आगे हम दूसरा जो अलंकार है अनुप्रास के बाद में श्लेष, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, उस श्लेष अलंकार के बारे में अब देखते हैं। दूसरे नंबर का अलंकार है श्लेष, नंबर 2 है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है, श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात यानी कि एक शब्द में, एक शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। यानी कि श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। जहां एक ही शब्द में से एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हों, इसमें अर्थात जहां एक ही शब्द में से अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। तो इसकी हमने श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जहां एक ही शब्द में से अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां पे क्या, कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। अब हम बात करते हैं इसके भेद की, श्लेष के भेद। तो विद्यार्थियों श्लेष अलंकार जो होता है उसके दो भेद होते हैं, अभंग श्लेष और शभंग श्लेष। नंबर 1 है अभंग श्लेष और नंबर 2 है शभंग श्लेष। अभंग श्लेष और शभंग श्लेष श्लेष अलंकार के भेद होते हैं। अभंग का मतलब होता है, इसमें हम क्या देखेंगे कि कोई ऐसा शब्द होगा बिना टुकड़े किए हुए ही उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलेंगे। शभंग में क्या होगा कि ऐसा कोई शब्द होगा उसके टुकड़े करने पर उसके अलग अलग अर्थ निकलेंगे। तो नंबर 1 की बात करते हैं अभंग श्लेष अलंकार की। नंबर 1 है अभंग श्लेष। अभंग श्लेष, अभंग श्लेष की परिभाषा देखते हैं कि जहां शब्द के टुकड़े किए बिना ही उसके अनेक अर्थ निकले, जहां शब्द के टुकड़े किए बिना ही अनेक अर्थ निकले, जहां शब्द के टुकड़े किए बिना ही अनेक अर्थ निकले
वहां अभंग श्लेष होता है। और अभंग श्लेष का विपरीत हो जाता है सभंग श्लेष। अभंग श्लेष की परिभाषा हम देखते हैं कि जहां शब्द के टुकड़े किए बिना ही उसके अनेक अर्थ निकले वहां अभंग श्लेष होता है। इसमें हम देखते हैं अभंग श्लेष का जो एग्जाम्पल है उसमें देखते हैं कि जहां गांठ तहां रस नहीं। जैसे एग्जाम्पल में देखें, जहां गांठ तहां रस नाही, यह जानत सब कोई, यह जानत सब कोई, यह जानत सब कोई। जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता है। तो यहां पे गांठ, जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई। तो इसमें गांठ और रस के अर्थ देखते हैं, ईख के साथ देखते हैं। ईख के साथ गन्ना जो होता है, गन्ना, उसमें जहां गांठ होती है तो ईख के साथ जो गांठ होती है, ईख के साथ जो गांठ होती है, ईख के साथ गांठ, तो इसका तो अर्थ देखेंगे ईख की पोर। ईख के साथ गांठ का अर्थ तो क्या देखेंगे, ईख की पोर। और मनुष्य के साथ देखें, मनुष्य के साथ जो गांठ है उसमें गांठ का मतलब छल कपट, तो कपट। तो विद्यार्थियों परिभाषा क्या कहती है कि जहां शब्द के टुकड़े के बिना ही अनेक अर्थ निकले वहां अभंग श्लेष होता है। तो जहां पे गांठ होती है, छल कपट होता है, वहां रस नहीं। मनुष्य के क्षेत्र में जहां पे छल कपट होता है तो वहां पे रस का मतलब होता है आनंद नहीं होता है। और ईख यानी गन्ना, गन्ना के भी गांठ होती है थोड़ी थोड़ी दूरी पे। हम सब जानते हैं गन्ना कैसा होता है, उसकी आकृति से भी हम सब रूबरू हैं और आनंद भी हमने गन्ने का बहुत लिया होगा। तो गन्ना जो होता है कि ईख के साथ, अगर गन्ने के साथ बात की जाए तो ईख, गांठ का मतलब होता है ईख की पोर। उसी प्रकार रस का देखते हैं। रस जो है अगर गन्ने में देखा जाए तो मीठा जलीय अंश होगा, मीठा जलीय अंश। अगर ईख के संबंध में रस की बात की जाए तो मीठा जलीय अंश होगा। और रस अगर मनुष्य के क्षेत्र में की जाए, मनुष्य जो है उसमें हो जाएगा प्रेम या आनंद। तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि जहां शब्द के टुकड़े किए बिना ही अनेक अर्थ निकले वहां अभंग श्लेष होता है। एक एग्जाम्पल हमने देखा कि जहां गांठ तहां रस नहीं, कि जहां पे गांठ होती है, गन्ने के संबंध में बात करें कि गन्ने में जहां गांठ होती है, गांठ का मतलब होता है ईख की पोर। जैसे अपनी अंगुलियां हैं, गन्ना भी ऐसा ही आता है, ये तो यहां क्या है, गांठ है। तो जहां गांठ है, ईख की पोर है, वहां रस, मीठा जलीय अंश नहीं होता है। और मनुष्य के संदर्भ में अगर हम बात करें कि गांठ का मतलब होता है कपट, छल कपट, धोखा, फरेब, दिखावा। और रस का मतलब होता है प्रेम या आनंद। अब हमें जो श्लेष अलंकार है उसका दूसरा भेद देखते हैं, सभंग श्लेष। सभंग श्लेष श्लेष अलंकार का दूसरा भेद देखते हैं, सभंग श्लेष। दूसरा भेद है सभंग श्लेष। अभंग श्लेष में हमने देखा कि शब्द के टुकड़े किए बिना ही उसके अनेक अर्थ निकले। और सभंग श्लेष जो होता है उसमें शब्द के टुकड़े करने पर अर्थ निकलते हैं, कि जहां एक ही शब्द के टुकड़े करने पर उसके अनेक अर्थ निकले।
जहां एक ही शब्द के टुकड़े करने पर, जहां एक ही शब्द के टुकड़े करने पर अनेक अर्थ निकले, वहां सैभंग श्लेष होता है। सैभंग श्लेष होता है। अभंग श्लेष का विपरीत है सैभंग श्लेष। अभंग श्लेष में हमने देखा एक ही शब्द के बिना टुकड़े करने पर अनेक अर्थ निकल रहे थे, और सैभंग जो श्लेष है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक ही शब्द के टुकड़े करने पर अनेक अर्थ निकले, वहां सैभंग श्लेष होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हमारी जो 12th क्लास है उसी का एग्जाम्पल देखते हैं। अजो तरियो ना ही रहो, अजो तरियोना, अजो तरियोना ही रहो, अजो तरियोना ही रहो, श्रुति सेवत एक अंग, अजो तरियोना ही रहो, श्रुति सेवत एक अंग, नाक बास बेसरी लहो, नाक बास बेसरी लहो, बसी मुकुतन के संग, अजो तरियोना ही रहो। तो ये जो तरियोना ही, इसमें सैभंग श्लेष है। अब सैभंग श्लेष कैसे है कि इस उदाहरण में जो तरियोना ही शब्द है ना, वो सैभंग श्लेष है, क्योंकि इसके टुकड़े करने पर दो अर्थ निकलते हैं। किसके? तरियोना ही। जैसे इसका एक देखते हैं, तरियोना ही। तरियोना ही जो है, पहला जो है इसका होगा कान का आभूषण, कान का आभूषण। एक जो तरियोना ही है इसका तो होगा कान का आभूषण, दूसरा है तरियोना ही। इनमें नाही को अलग अलग कर रखा है, इसमें तरियो नाही, इसका हम अर्थ देखते हैं कि जिसकी मुक्ति नहीं हुई। इसमें हमने क्या देखा विद्यार्थियों कि सैभंग श्लेष जो है इसकी परिभाषा हमने देखी कि जहां एक ही शब्द के टुकड़े करने पर अनेक अर्थ निकले, वहां सैभंग श्लेष होता है। तो हमने तरियोना ही जो शब्द है उसके हमने टुकड़े करे। एक तो तरियोना ही, तरियोना अलग लिखा, ही अलग लिखा। तरियोना ही का अर्थ हो गया कान का आभूषण। एक है तरियो, मतलब तेरा नहीं है, उद्धार नहीं हुआ है, मुक्ति नहीं हुई है, यानी कि जिसकी मुक्ति नहीं हुई है उसको हम कहेंगे तरियोना ही। तो इस तरीके से जो श्लेष अलंकार है उसके हमने दो भाग देखे, सैभंग श्लेष और अभंग श्लेष और सैभंग श्लेष। अभंग में शब्द के टुकड़े नहीं करने पर भी अलग से अर्थ निकल रहा था। सैभंग जो श्लेष है शब्द के टुकड़े करने पर उसके अलग अलग अर्थ निकल रहे थे। तो विद्यार्थियों हमारा ये जो सैभंग श्लेष अलंकार है वो यहीं समाप्त होता है, और हम अगला जो यमक अलंकार है उसके साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।